साहेबगंज में टेंडर विवाद में मंत्री आलमगीर आलम घिर गए हैं। मारपीट के लिए उकसाने और साजिश रचने के आरोप में मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट प्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और मंत्री आलमगीर आलम से इस्तीफा मांगा है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। साहेबगंज के बड़हरवा थाने में मंत्री आलमगीर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट प्रतिनिधि पंकज मिश्र के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। इन दोनों के खिलाफ मारपीट के लिए उकसाने और साजिश रचने का आरोप है। सोमवार को नगर पंचायत बड़हरवा में वाहन प्रवेश शुल्क वसूली को लेकर टेंडर के दौरान जमकर मारपीट हुई थी। टेंडर डालने आए शंभू नंदन को टेंडर डालने से रोक दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। शंभू का आरोप है कि मंत्री और बरहेट विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई। डीआईजी ने साहेबगंज एसपी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ये जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से केवल जांच के लिए बोला है। जांच के जो तथ्य आएंगे वो आपके सामने हम लोग उजागर कराएंगे। उसके बाद जो भी हो जाएगा उसको विधि सम्मत। पूरे मामले पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर सीएम हेमंत के प्रतिनिधि पंकज मिश्र फोन पर शंभू भगत को धमकी दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस ऑडियो को ट्वीट भी किया है। शंभू जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। डिसीजन हम तो बोले थे मंत्री जी से जाकर होगा। हाँ, डिसीजन सर्वसम्मति से है, छोड़ दीजिए, लोकल करेगा। भैया 40 लाख रुपए नुकसान दिए पिछले बार 9 शंभू महीना। जी देखिए, हाँ, अगर लेने के बाद भी तो फिर आप इसको स्वतंत्र रूप से हम चलाने नहीं देंगे। अब हम भी लटैते भाषा हम बताते हैं, फिर तब तो हम भी उसी भाषा में बतियाएंगे। तो भैया ले लीजिएगा, चलाने नहीं देंगे। सिस्टम सब मेरे पास है। अच्छा, दिक्कत कर देंगे। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सीएम से कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री आलमगीर आलम से इस्तीफे की मांग की और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये नैतिक अग्नि परीक्षा है। देखिए, टेंडर मैनेज घोटाला में अविलंब नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी नैतिकता की अग्नि परीक्षा है। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने पूरे मामले पर खुद को पाक साफ बताया है, जबकि बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। हम तो 11 बजे घर से चले, मेरा संगठन में नहीं है, संगठन में लेने के बाद कुछ राजनीतिक पार्टी हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक जनाधार को देखते हुए हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। पूरे मामले पर शंभू नंदन के खिलाफ भी दिलीप कुमार साहा और उदय कुमार हजारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्री आलमगीर आलम विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने क्षेत्र के लोगों को रांची से बसों में बिठाकर भेजने के आरोप उन पर लग चुके हैं, लेकिन मंत्री पर एफआईआर होने के बाद अब बीजेपी ज्यादा हमलावर हो गई है। साहेबगंज से निशिकांत, रांची से ओम प्रकाश और संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए हर पंचायत में सरकार ने मॉडल स्कूल तैयार करने का फैसला लिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्कूल लीडर स्कूल के तौर पर जाना जाएगा। झारखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। सरकार हर पंचायत पर एक मॉडल स्कूल बनाने जा रही है। यह स्कूल उस इलाके के सरकारी स्कूलों के लिए लीडर स्कूल होगा। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर राज्य के ऐसे 4500 स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था बच्चों को मिलेगी। माननीय मंत्री जी की इच्छा थी कि हम लोग हर पंचायत में कम से कम एक ऐसे विद्यालय को तैयार करें जो उस पंचायत के लिए लीडर विद्यालय के रूप में जाना जाए, आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जाए, और उस पंचायत में एजुकेशन के फील्ड के सभी जो सूचकांक होने चाहिए, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, वो उस विद्यालय में देखने को मिले। जैसे पीटीआर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन सुविधाएं वहाँ पे हो, स्मार्ट क्लासेस हो वहाँ पे, शैक्षणिक अनुशासन हर ढर्रे पे हो। आइए जानते हैं मॉडल स्कूल में क्या सुविधाएं होंगी। स्मार्ट क्लास की व्यवस्थाएं के साथ ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था होगी। ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर और अत्याधुनिक लैब से लैस होंगे ये मॉडल स्कूल। इन मॉडल स्कूलों में क्लासरूम और लाइब्रेरी का अत्याधुनिक भवन मौजूद होगा।
साथ ही बच्चों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए योगा सेंटर भी इन मॉडल स्कूल में होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, सारी सुविधाएं हो जाएगी तो बच्चों को तो लाभ मिलना स्वाभाविक है, मिलेगा ही मिलेगा। लीडर स्कूल में 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें छात्र छात्राओं की संख्या निर्धारित होगी। साथ ही अच्छे और विशेषज्ञ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। सरकार की मंशा निजी स्कूलों की मोनोलोपी को खत्म करने और सरकारी स्कूल में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था देने की है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना काल में रांची का आरा केरम गांव दूसरे गांव के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है। देखिए मेहनती गांव के गिरते पसीने की कहानी। कोरोना काल में बदले समीकरण से जहां धरती श्रम के लिए तड़प रही है, वहीं रांची जिले के उरमांझी स्थित आरा केरम गांव की हरियाली दूसरे गांवों को मेहनत की सीख देती नजर आ रही है। आरा और केरम नाम के इन दो गांवों ने अपने श्रम और मनरेगा कार्यों में एक मानक स्थापित कर दिया है। यहाँ 110 घरों में रहने वाली करीब 650 ग्रामीणों की आबादी मनरेगा के तहत कुआं, डोभा, पौधारोपण, बागीचा, टीबीटी, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर समेत कई कार्यों को अंजाम दे रही है। इतना ही नहीं, आरा और केरम गांव पूरी तरह नशा मुक्त होने के साथ साथ प्लास्टिक मुक्त, लोटाबंदी, चरवाहा बंदी और जंगल में हरी लकड़ियों की मनाही को लेकर कुल्हाड़ी बंदी का नियम भी लागू है। सभी लोग मनरेगा के ही काम करते हैं। जो भी बाहर मजदूर जाते थे सो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, अपना समझ के ही गांव में ही काम करते हैं हम लोग। और यहाँ जो पहाड़ के पानी जो लमती है तो इसको हम लोग रोकने का काम किए हैं, मतलब रोकने, उसका गति को रोकने का काम किए हैं। पानी पूर्ण रूप से तो रुकेगी नहीं, लेकिन जितने भी पानी जो आएगी उस गति को रोकेगी जिससे मिट्टी ना कटे। और मिट्टी ना कटे तो वो पानी जो है सो धीरे धीरे सीपेज होकर हमारे खेत में, हमारे डोभे में, हमारे कुएं में जो है सो रिचार्ज होके जाएगी तो हमारा जो है सो खेती अच्छा हो जाएगी। खेती पर आश्रित आरा केरम गांव में साप्ताहिक ग्राम सभा ही मनरेगा कार्यों का निर्धारण करती है। मनरेगा के साथ साथ इस गांव ने श्रमदान के बूते, जल संरक्षण और जल छाजन में भी बेहतरीन काम किया है, जिसमें पहाड़ के पानी को ऊंचाई पर ही, टांड के पानी को टांड पर और खेत के पानी को खेत में ही रोकने का तरीका अपनाया है। हर महीने की 1 और 14 तारीख को गांव की सारी आबादी अपने श्रम से दुनिया को सृजन का सीख देती है। अब कोई भी काम होता है तो ये ग्राम संगठन के द्वारा होता है। तो अभी जो है हमारा गांव में ये मनरेगा के द्वारा बहुत सारा काम हुआ है। जैसे जल संरक्षण का काम हुआ है, जल संरक्षण का काम हुआ है, जैसे पहाड़ का पानी पहाड़ में और टाड़ का पानी टाड़ में और खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। आरा केरम गांव के विकास की कहानी मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी के प्रयासों से होकर गुजरती है। मनरेगा आयुक्त ने इन गांवों को अपनी सोच की प्रयोगशाला बनाकर ग्रामीणों को जागृत किया है। आज आलम यह है कि दोनों गांव के ग्रामीणों की आमदनी पिछले 3 सालों में 5 गुना बढ़ चुकी है। अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी अपने हाथ में लिए हैं, वो सरकारी तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि आप उस गांव में वो सारी चीजें देखते हैं जो अन्य जगह आपको असंभव सी दिखती है। बंजर धरती यूं ही उपजाऊ नहीं होती, इस पर मेहनत का पसीना गिरना चाहिए। ये है आरा केरम गांव की कहानी, जहां आपने देखा कि किस तरह गांव प्रगति की दिशा में तेजी से दौड़ रहा है, साथ ही दूसरों गांवों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनकर उभरा है। कैमरामैन मनोज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज में मल्टी मॉडल बंदरगाह से जल्द ही कोयले और स्टोन चिप्स की ढुलाई शुरू होने की उम्मीद है। बंदरगाह के चालू होने से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि संथाल का विकास भी तेजी से हो सकेगा। कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच भले ही विवाद हो, लेकिन साहिबगंज का बंदरगाह कोयले की ढुलाई के लिए तैयार है। बंदरगाह के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, अब बाकी का काम पूरा कर माल ढुलाई शुरू करने की तैयारी है। इसमें जो है कन्वेयर बेल्ट का काम जो है पूरा नहीं हुआ है। कन्वेयर बेल्ट का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा, एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ जो है कोयला और स्टोन चिप्स का जो है एक्सपोर्ट होगा।
उद्योग विभाग बंदरगाह के रास्ते नए उद्योग धंधों को नई ऊर्जा देने की तैयारी में है। वहीं बंदरगाह के चालू हो जाने से इलाके में रोजगार के कई नए अवसर भी खुलेंगे। साहेबगंज में कई प्रोजेक्ट के लिए तो प्रशासन ने जमीन भी उपलब्ध करा दी है। तो लॉजिस्टिक्स पास बनेगा तो कई तरह के वहाँ पे रोजगार आएंगे। लॉजिस्टिक्स मूवमेंट के लिए व्हीकल ड्राइवर्स के जॉब्स आएंगे, ट्रक्स चलाने के लिए वहाँ पे कई तरह का सामान ढुलाई होता है, उसमें लोगों का काम आएगा। कई मशीन ऑपरेटर्स का काम आएगा, तो उस तरह के लोगों के लिए भी रोजगार बढ़ेगा। साहेबगंज में बन रहे मल्टी मॉडल बंदरगाह को राज्य के विकास का द्वार माना जा रहा है। संथाल परगना में कोयले और स्टोन चिप्स की सस्ती ढुलाई से व्यापार के नए रास्ते खुलने के आसार हैं, जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि पिछड़ा माने जाने वाले संथाल का विकास भी तेजी से होगा। निशांत कुमार, न्यूज़ 18, साहेबगंज। साहेबगंज के भोगनाडीह में शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जांच में देरी का आरोप लगाया। सांसद समीर उरांव ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समाज के लोगों की हत्या का मामला बढ़ रहा है। उन्होंने गुदड़ी और गुमला की घटना का जिक्र भी किया। 12 जून को रामेश्वर मुर्मू जी की हत्या हुई भोगनाडीह में, और उस हत्या को रजिस्टर करने में, एफआईआर को रजिस्टर करने में करीबन 5 से 7 दिन लग गए। रजिस्ट्रेशन के बाद भी जो रफ्तार है इन्वेस्टिगेशन की, जो इतने बड़े मामले में, वो बिल्कुल कछुए की गति से चल रही है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या 2200 के पार हो गई है, लेकिन लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। रिम्स में आज एक कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई, लेकिन शव गृह तक शव को ले जाने में सामान्य गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। शव को न तो प्लास्टिक कवर किया गया, न ही कर्मचारी पीपीई किट में नजर आए। कोरोना को लेकर रिम्स की लापरवाही हैरान करने वाली है। जांच में गए हैं, सस्पेक्टेड है अभी। इसका रिपोर्ट आने के बाद पता चल तभी मालूम पड़ पाएगा कि ये कोरोना है या सस्पेक्टेड कोरोना है या नहीं है। हमेशा हम लोग पैक करके ही लेके जाते हैं। ये बॉडी इतना ही हैवी है और उघारे बदन है तो हो नहीं पा रहा है, और वहाँ पर करने का वैसा सुविधा हम लोगों को मतलब वैसा लगा नहीं, तो हम किट कवर ले लिए हैं। ले करके अंदर में जा करके हम लोग अपना तरीका से इसको पैक करके और में मोर्चरी में रख दिए हैं। जी बहुत खतरनाक है, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से आप एक जीवित व्यक्ति को अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से एक शव को तो और भी ज्यादा उसमें प्रिकॉशन की जरूरत होती है। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सारंडा के दीघा सीआरपीएफ कैंप से करीब 2 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते से 15 किलो का एक केन बम बरामद किया गया, जिसे सीआरपीएफ ने डिफ्यूज कर दिया। भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर अनमोल दस्ते पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए केन बम को प्लांट करने की आशंका जताई जा रही है। रांची पुलिस ने लापुंग थाना क्षेत्र के सम्राट गिरोह के एक हार्डकोर सदस्य मुकेश नाथ को गिरफ्तार किया है। मुकेश पर इलाके के कारोबारियों से रंगदारी मांगने का आरोप है। वहीं रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी वो देता था। मुकेश लापुंग इलाके में आतंक का पर्याय बन गया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। क्षेत्र में दहशत का पर्याय बने सम्राट गिरोह का एक मुख्य सदस्य मुकेश नाग उर्फ मुकेश साहू की गिरफ्तारी हम लोगों ने रंगदारी मांगते हुए किया। ये बड़ी कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही कि उस क्षेत्र में मुकेश सम्राट गिरोह का ये सदस्य काफ़ी लोगों को जो भी अपना घरेलू काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, उसमें बिना पैसा लिए वो आगे काम होने नहीं देता, जान मारने की धमकी देता। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बरहनिया गांव में शंकर लोहरा के घर से शराब की सैकड़ों बोतल बरामद की गई है। साथ ही महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने 1100 बोतल शराब, 3000 खाली बोतल, पैकिंग के सामान और विदेशी शराब के स्टिकर बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर बढ़निया कुड़ू के बढ़निया में अवैध शराब बनाने का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें काफ़ी मात्रा में बोतल, खाली बोतल बरामद किया गया है और शराब भी बरामद किया गया है।
प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाए। पलामू के सतबरवा प्रखंड में बने स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हो गया है। 2012 में 8 करोड़ की लागत से यह भवन बना था, लेकिन अब तक यहां अस्पताल चालू नहीं हो सका। विभाग ने बिल्डिंग को हैंडओवर तक नहीं किया और वो जर्जर हो गई। अस्पताल की खिड़कियां टूट गई हैं, छत से पानी टपकता है, जिससे लोगों में नाराजगी है। जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है उसका ताज़ा उदाहरण है सतबरवा प्रखंड में बना ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग। आपको बता दूं कि 2012 में ये बिल्डिंग बन के तैयार है, मगर अब हालात इसकी जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पूरा बिल्डिंग जो है बर्बाद हो गया है। आप इसको देख सकते हैं कि क्या हालात है। जितने भी विंडो है सारे टूट चुके हैं। जो भवन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कारण है कि इसे स्वास्थ्य विभाग ने हैंड ओवर नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिल्डिंग गुणवत्तापूर्ण नहीं बनी है, जिसके कारण ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आइए हम अंदर का भाग दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो छत है वो पूरी तरह से टूट के गिरने लगा है। बनने के साथ ही दीवारें जो है उसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या हालात है कि ये अस्पताल का ये ओपीडी का भाग है। आप इसमें साफ आप देख सकते हैं कि छतों की क्या हालात है। पानी से पूरी तरह से छत सीपेज करने लगा है और ऐसे ही कमोबेश सभी कमरों की यही हालात है। सभी जो जितने भी बिल्डिंग के पार्ट हैं यहाँ पे सभी के हालात कुछ इसी तरह के हैं। सोच रहा था कि हॉस्पिटल बन जाएगा तो रोजगार मिलेगा कुछ को, मगर ये तो बनकर और अथी हो गया। यहाँ कुछ भी मतलब कुछ होबे नहीं किया है। मतलब अंदर जाकर देखिएगा तो और सब पूरा का पूरा बिल्डिंग टूटा हुआ है। यहाँ पे अगर चालू हो जाता तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ का पब्लिक का फायदा होता, बर बीमारी का इलाज होता। पूरा स्थिति इसका डगमग है, जर्जर स्थिति है, सीपेज वगैरह हो रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बर्बाद के मनसा बनाए रखते हैं, तोड़ फोड़ जारी रखते हैं, अभी भी चुपके से घुसते हैं, तोड़ते फोड़ते रखते हैं। अगर विभाग इस पे ध्यान दिए होता तो शायद सरकार के करोड़ों रुपया का बना ये बिल्डिंग आज कारगर साबित होता और यहाँ के लोगों को इलाज होता, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।